हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसकेजी फार्मेसी। आज हम फार्मास्यूटिक्स का पार्ट बी सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस नहीं हैं। और आप सभी लोग एक बार ये अपना सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। और ये सारे सिलेबस आप पढ़ के जाइएगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि मिनिमम आप 60-70% तो चीज़ें पढ़ ही लीजिए और हर एक टॉपिक को पढ़िए, तो वो ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपलोड है, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि डिस्कस इन शॉर्ट इन फार्मेसी एज अ करियर, मतलब फार्मेसी एज अ करियर के बारे में पढ़ना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर आर मेनी फार्मेसी एज अ करियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर फार्मेसी डी फार्मा करने के बाद क्या क्या करियर बना सकते हैं, या फिर बी फार्मा करने के बाद क्या क्या करियर हो सकती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। मेनली इसमें देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इतना लिख पाए, लिखिए ना, नहीं लिखना है तो आप देख लीजिए। ये सारी हैं कि फार्मासिस्ट मेनली हैज़ फॉलोइंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आप अपना करियर बना सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आप बहुत जहाँ मैन्युफैक्चरिंग और ड्रग बनती है, तो इसके अंतर्गत आप 2-3 लाइनें लिख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम अपना करियर बना सकते हैं, वेयर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है। फार्मेसी प्रैक्टिस एरिया, मतलब आप हॉस्पिटल में अपना देख सकते हैं, ठीक है, कि हॉस्पिटल में हम अपना जॉब कर सकते हैं। एकेडमिक में आप जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बी फार्मा या एम फार्म करने के बाद आप टीचिंग लाइन में मतलब पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट सर्विस में आप जैसे पीसीआई मेंबर हो सकते हैं, या फिर एआईसीटी मेंबर हो सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एनालिस्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च में आप मतलब रिसर्च में आप जा सकते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं, ये सारे करियर्स हैं। आप इन सबको थोड़ा थोड़ा 5 पॉइंट लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप देखिए पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आप शॉर्ट में लिखिए और इजी वे में समझिए, वो ज़्यादा सही करता है। अगर आप लिखने को है तो आप ये सारा चीज़ लिख सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा चीज़ें शॉर्ट में पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में शॉर्ट में चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आएंगी, और लॉन्ग में हम लिख तो लेंगे लेकिन चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है। तो इसलिए आप ये सारा चीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्वेश्चन आपका पहले कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर का है, तो आप 1.5 पन्ना लिख के आइए, बस इससे मत लिख के आइए। और अगर आपको आ रहा है तो आप 2 पन्ने भी कवर कर सकते हैं, ओके। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफाइन प्रिजर्वेटिव एंड मेंशन वेरियस टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस। मतलब प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, ये चीज़ आपको बतानी है, और डिफरेंट टाइप्स के प्रिजर्वेटिव हैं उनका एग्जांपल देना है। तो सबसे पहले प्रिजर्वेटिव जान क्या लेते हैं कि प्रिजर्वेटिव आर केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू स्टॉप द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द प्रेजेंट एंड मिनिमाइज फर्दर कंटामिनेशन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते। और एक और डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रिजर्वेटिव्स आर केमिकल सब्सटेंस टू इम्प्रूव सेल्फ एंड रिड्यूसिंग माइक्रोबियल प्रोडक्शन इन द सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग बाय decreasing oxidation of active drug and excipient and reducing microbial production in the pharmaceutical preparations। मतलब कहने का ये है कि प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ड्रग को स्टेबल करते हैं और माइक्रोबियल फ्रॉम माइक्रोब से, ठीक है, और उनको कंटामिनेशन होने से बचाते हैं। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, प्रिजर्वेटिव आर दो सब्सटेंस विच आर इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं, एंड प्रिवेंट द माइक्रोब्स कंटामिनेशन, और
माइक्रोब्स का कंटामिनेशन होने से प्रिवेंट करते हैं और दे आर यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब प्रिपरेशंस, ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ये मतलब ये लॉन्ग टाइम कोई भी ड्रग है अगर उसमें प्रिजर्वेटिव मिल जाता है तो लॉन्ग टाइम स्टेबल रहती है। तो जैसे कोई भी ड्रग हमने बनाई है वो 2 साल एक्सपायर होने वाली, 1 साल एक्सपायर होने वाली होती है, तो वो किस वजह से होती है 2 साल एक्सपायर होने वाली? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होता है ताकि उसमें ड्रग का माइक्रोब्स का कंटामिनेशन ना हो। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं प्रिजर्वेटिव। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने लिखा है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट और चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, नेचुरल सोर्स और सिंथेटिक सोर्स। तो एंटीऑक्सीडेंट में BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिनेसॉल, ठीक है, BHT, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सीटोलिन, प्रोपोलगाइलेट, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब 3-4 आप एग्जांपल लिख दीजिएगा। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में आपका है बेंजोइक एसिड, मेथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, सोडियम बेंजोएट, क्लोरोब्यूटेनॉल, ठीक है, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ये आपका आई में एज अ बैक्टीरिया स्टैटिक के तौर पे किया गया था, बैक्टीरियोसाइट्स के तौर पे किया था। ठीक है, क्लोरोकैरेसॉल, ठीक है, हेक्साक्लोरोफीन, चिलेटिंग एजेंट में EDTA का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, इथाइलिन डाइअमीन ट्राइअमीन, सॉरी एक बार देख लीजिएगा, मुझे भी थोड़ा याद नहीं है। EDTA और सिट्रिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल, तो साल्ट हो सकता है, लेमन हो सकता है, सिंथेटिक में बेंजोएट्स हो सकता है, सोडियम बेंजोएट्स हो सकता है। तो ये आप ज़रूर लिख दीजिए। आइडियल क्वालिटीज़ अगर वो पूछता है तब भी, और अगर आपका 6 पन्ने में है तो आप ज़रूर ऐसे लिखिए, इट इज़ अ स्टेबल होना चाहिए, इट इज़ अ इफेक्टिव इन द एक्वस फेस में होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, नॉट इरिटेंट होना चाहिए, इट इज़ अ कंपेटेबल विद द ड्रग इंग्रेडिएंट्स, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब लेस कॉस्ट होना चाहिए, इट शुड बी हाईली सॉल्युबल होना चाहिए, इट इज़ ऑर्डरलेस, स्ट्रेसलेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नीड प्रिजर्वेटिव की क्यों होती है ये आप सब लिख सकते हैं, क्योंकि ड्रग को बचाता है, ड्रग को स्टेबल लगता है। ठीक है, ड्रग को लॉन्ग टाइम तक स्टेबल लगता है, ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं। ड्रग की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करता है। तो ये आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का आपका लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर यही है आपका 3 कि डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया। तो ये आप लिख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, लाइट का इशू हो गया थोड़ा सा। तो फटाफट पहले तो पाउडर की डिफिनीशन क्या होती है तो वो देख लेते हैं कि पाउडर आर सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं विच हैव कंटेन मिक्सचर ऑफ पाउडर सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब पाउडर हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जिसमें काफ़ी टाइप्स के पाउडर आपस में मिले होते हैं, और इसका हम इंटरनल भी यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल भी यूज़ करते हैं। मतलब इंटरनल मतलब होता है कि बॉडी के अंदर भी यूज़ करते हैं और बॉडी के बाहर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर ये देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ लिखा हुआ है, एक्सटर्नल यूज़ लिखा हुआ है और स्पेशल यूज़ लिखा है। तो इंटरनल जो हम अपनी बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं उसको इंटरनल बोलते हैं, और जो बॉडी के बाहर यूज़ करते हैं उनको एक्सटर्नल बोलते हैं, और स्पेशल यूज़ में आता है कि स्पेशल टाइप्स में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है डिवाइड पाउडर और दूसरा है बल्क पाउडर। डिवाइड पाउडर क्या होता है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी ईजिली से तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, डिवाइड पाउडर क्या होता है और फिर दूसरी है, सबसे पहले फिर आप ऐसा डेफिनेशन लिखिए पाउडर फॉर इंटरनल यूज। तो दोज पाउडर विच आर अप्लाई या विच आर यूज्ड
internal part of body are called the powder for internal use. It is a two types. तो आप लिख सकते हैं डिवाइड पाउडर और दूसरा है बल्क पाउडर। आप इस प्रकार लिखेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। सबसे पहले वो चार्ट बनाएंगे फिर इस प्रकार लिखेंगे। तो डिवाइड पाउडर क्या होता है, व्हेन वी टेक द लो क्वांटिटी ऑफ डोज ऑफ ड्रग इन द पाउडर फॉर्म आर कॉल्ड द डिवाइड पाउडर। मतलब ऐसे पाउडर, डिवाइड पाउडर किसको बोलते हैं, जब हम उसकी क्वांटिटी को लो मात्रा में लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हैं डिवाइड पाउडर। ठीक है, ये तीन टाइप के हैं, सिंपल पाउडर, कंपाउंड पाउडर, कैचेट्स और टैबलेट टाइचुरेट। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं फटाक से। सिंपल पाउडर क्या बोलते हैं, सिंपल पाउडर और दोज पाउडर विच हैव कंटेन वन पाउडर सब्सटेंस दिस टाइप ऑफ कॉल्ड द सिंपल पाउडर। मतलब ऐसे पाउडर जो केवल एक पाउडर हो, जैसे आपका धनिया पाउडर हो गया, कोरिएंडर पाउडर हो गया, ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हैं सिंपल पाउडर। ठीक है, कंपाउंड पाउडर क्या होता है, कंपाउंड मतलब दो, मतलब जब दो या दो से अधिक पाउडर आपस में मिल करके कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसे कंपाउंड पाउडर बोलते हैं। जैसे आपका हो गया ग्लूकॉन डी पाउडर। ठीक है, कैचेट्स क्या होते हैं, तो कैचेट्स हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, मेडिकामेंट होता है इन विच ड्रग इनक्लोज्ड पैक इन द टेस्टलेस सीज। कैचेट्स आर अवेलेबल इन द कैप्सूल, टैबलेट्स, पिल्स etc फॉर्म में। कैचेट्स मतलब होता है कि एक पॉलीथीन में ड्रग जो हमारी होती है वो पॉलीथीन में पैक होती है। ठीक है, तो उसको जैसे आप इनो देख सकते हैं, तो इनो हमारा क्या होता है, एक टेस्टलेस पैकेजिंग में पैक होता है, तो उसको आप कैचेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, दे आर डिजॉल्व इन द फॉर फ्यू मिनट्स देन सॉलोड विथ वाटर। मतलब इसको हम ऐसे फ्यू मिनट्स के लिए डिजॉल्व करते हैं और वाटर के साथ लेते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स का होता है, ड्राई सील कैचेट्स और वेट सील कैचेट्स। ठीक है, ड्राई सील कैचेट्स में इन द केस ऑफ ड्राई ड्रग आर पैक्ड इन द ड्राई फॉर्म इन द वेपर। मतलब ड्रग जो हमारी पैक होगी वो ड्राई फॉर्म में होगी। वेट सील में मतलब ड्रग जो हमारी होगी वो वेट फॉर्म में होगी। ठीक है, बिकॉज देयर आर नो इफेक्ट ऑन द मॉइस्चर, मतलब उसमें मॉइस्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर ये आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर है आपका टैबलेट टैचुरेटेड या मोल्डेड टैबलेट, आप इसको बोल सकते हैं मोल्ड टैबलेट। ठीक है, तो मोल्ड टैबलेट क्या होती है, दे आर स्मॉल डिस्क टैबलेट विच आर प्रिपेयर बाय द प्रेसिंग मेथड इन द ऑपरेटस। ठीक है, मतलब आप एज और इन दिस मेथड में हाईली टॉक्सिक पोटेंट मेडिकामेंट आर डाइल्यूट विद द सुक्रोज, डेक्सट्रोज एंड prepare in the small doses by the molded tablet apparatus। इसमें क्या मोल्डेड टैबलेट क्या होती हैं, ये डिस्क से मतलब डिस्क शेप में होती हैं। ठीक है, ये आर प्रिपेयर की जाती हैं प्रेसिंग मेथड के द्वारा। अभी आप समझ जाएंगे कैसे। और इसमें क्या होता है कि जो हाईली टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको हम डाइल्यूट करते हैं सुक्रोज, डेक्सोज के साथ, ताकि वो लो टॉक्सिक हो जाए, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें जो भी एजेंट मिलाना हो वो एजेंट मिलाते हैं, फिर उसके बाद उसको कंप्रेस करते हैं और उस टाइप की हमें टैबलेट मिल जाती है। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, द पोटेंट मेडिकामेंट डाइल्यूट विद द लैक्टोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज etc के साथ। ठीक है, द मिक्स फिर है द मिक्स पाउडर आर मिक्सड डिजॉल्व मॉइस्चर विद द सूटेबल 50% अल्कोहल एंड मिक्स विद द। ठीक है, फिर उसके बाद उसको मिक्स करते हैं, द प्रिपेयर मिक्सचर, एक मिक्सचर फॉर्म होता है और उसको ट्रांसफ़र करते हैं मोल्डेड टैबलेट में। ठीक, फिर उसमें क्या करते हैं कि मतलब जिस शेप की उनको चाहिए होती है उस शेप की वो अपना सोल्यूशन को उसी मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर उसके बाद उस टैबलेट को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, एंड प्रेस ऑन द टैबलेट को प्रेस करते हैं विद द सेफ्टी के साथ, और फिर बाय स्पैचुला एंड कीप इन द हॉट एयर ओवन, और उसको हॉट एयर ओवन में ड्राई करते हैं।
फिर व्हेन द टैबलेट आर ड्राई फॉर्म द टैबलेट आर रिमूव विद द, ठीक है, डैमेज, मतलब टैबलेट को फिर ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं। फिर इस प्रकार जो बनी टैबलेट की होती है उसे मोल्डेड टैबलेट, मोल्ड मतलब होता है एक सांचा, सांचे में वो सोल्यूशन हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हम अपना निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये इसके टाइप्स हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हमारा देखते हैं बल्क पाउडर क्या होता है। तो बल्क पाउडर हमारा ऐसा पाउडर होता है जो हाई क्वांटिटी में लेते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो इस प्रकार पाउडर को बोलते हैं बल्क पाउडर। ये आपका जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया, प्रोटीन बॉडी ग्रोथ पाउडर हो गया, यही सब आप लिख सकते हैं। ईफरवेशिएंट पाउडर क्वेश्चन आया है, तो ईफरवेशिएंट पाउडर क्या होते हैं? ऐसे पाउडर जो सॉलिड डोजेस फॉर्म में होते हैं विच हैव कंटेन द मेनी मेडिकामेंट, मतलब मेनी मेडिकामेंट होते हैं। दोज पाउडर विच आर यूज टू डिजॉल्व इन द वाटर, दिस टाइप ऑफ पाउडर आर कॉल्ड द ईफरवेशिएंट पाउडर। एग्जाम्पल के तौर पर हम ग्लूकॉन डी देखते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व करने के बाद आफ्टर टेक लेते हैं। तो इस प्रकार के पाउडर को आप बोल सकते हैं ईफरवेशिएंट पाउडर। पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़, मतलब ऐसे पाउडर जो हमारे बॉडी के आउट ऑफ सरफेस पे यूज़ होते हैं उनको पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ बोलते हैं। जैसे डस्टिंग पाउडर है, डेंटिफ्राइसिस है, स्नफ है, स्नफलेशन है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं। तो डस्टिंग पाउडर आर दोज पाउडर विच आर अप्लाई ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी पार्ट and protect from the skin and treatment of the skin are called the dusting powder। ऐसे पाउडर जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ स्किन को ठीक करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पाउडर को डस्टिंग पाउडर कहते हैं। दे आर फ्री फ्रॉम वेरी फाइन पाउडर, मतलब ये यूज़ होते हैं एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट, एब्जॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव एजेंट्स के। ये आपका डस्टिंग पाउडर है। ठीक है, जैसे अगर प्रिपरेशंस करनी होती है तो इस प्रकार का मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्टार्च पाउडर, प्यूरीफाइड टाल के इतना लेते हैं, इन सबको मिलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ, तो दो टाइप्स के होते हैं, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। मेडिकेटेड क्या होता है? जो एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट ऐसे यूज़ होता है, और सर्जिकल जो होता है, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर दोज पाउडर होता है विच आर अप्लाई ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी सरफेस फ्रॉम वुंड्स, मतलब जो घाव को ठीक करता है, बर्न्स को ठीक करता है, इन्फेक्शन को ठीक करता है, ये आप कह सकते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग पाउडर होता है। ठीक है, डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं? मतलब डेंटिफ्राइसिस आर दोज पाउडर विच आर क्लीन द टीथ एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीथ डिसीज, मतलब ऐसे पाउडर जो टीथ में यूज़ होते हैं। जैसे आप कोलगेट पाउडर देखेंगे, ठीक है, टूथपेस्ट है, ये सारे आप इसको लिख सकते हैं। स्नफ क्या आ सकते हैं? स्नफ इज द वेरी मेडिकेटेड पाउडर विच इंट्रीटेड टू द नोजल कैविटी ट्रीटमेंट ऑफ द नोजल इन्फेक्शन, मतलब ऐसे पाउडर जो हमारे नाक के जमाव को ठीक करते हैं, मतलब नोजल कैविटी के इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्नफ। स्नफलेटर क्या होता है? दीज आर डस्टिंग पाउडर विच आर ब्लोन इनटू द बॉडी कैविटी, ईयर, नोज, थ्रोट, etc बाय स्नफ, मतलब ऐसे पाउडर जो नोज़ के थ्रू लेते हैं और थ्रॉट के थ्रू लेते हैं। ठीक है, ओन करते हैं मतलब लेते हैं, तो इस प्रकार के पाउडर को स्नफलेशन कहते हैं। ठीक है, अब स्पेशल यूज़ में क्या आता है? यूटेटिक मिक्सचर आता है, इफरवेशन ग्रैनुल्स आता है, ये दो आते हैं। यूटेटिक मिक्सचर क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर मेल्ट and reduce the melting point each together and converted into liquid form, this is called a rotating mixture। मतलब जब दो या दो से अधिक पाउडर को आपस में मिलाते हैं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं और कन्वर्टेड होके एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाते हैं। तो इस प्रकार के बने मिक्सचर को यूटेटिंग मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि दो पाउडर हमने लिया है, ठीक है, दोनों पाउडर को हमने आपस में मिलाया और आपस में मिलाने के बाद उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने के बाद एक सोल्यूशन फॉर्म करता है। तो इसी को आप लिख सकते हैं कि यूटेटिक मिक्सचर है। ठीक है,
इफरवेशेंट ग्रैनुल्स क्या होते हैं? दीज पाउडर विच आर रिमूव द गैसेस फ्रॉम द स्टमक आर कॉल्ड द इफरवेशेंट ग्रैनुल्स। मतलब ऐसे पाउडर्स जिनका यूज़ हम गैस को रिड्यूस, एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, तो उससे इफरवेशेंट ग्रैनुल्स बनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड। ठीक है, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया है? बिफोर यूज दे आर डिजॉल्व इन एंड फ्यू सेकेंड्स आफ्टर टेक। ठीक है, इनो इसका एग्जांपल है। ठीक है, आप तो क्वेश्चन वैसे था तो, लेकिन इसको मैंने डिस्क्राइब इसलिए कर दिया ताकि आप इजली वैसे पढ़ सकें। ये चार्ट बना के आइएगा और इसमें से एक दो क्वेश्चन हमेशा आएगा। जैसे यूटेटिक मिक्सचर आपका आ सकता है, इफरवेशेंट ग्रैनुल्स आ सकता है, और इफरवेशेंट पाउडर क्या हो सकता है, तो आप ये ज़रूर लिख के आइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है थ्योरी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की थ्योरी पर हमें थोड़ा सा बात करनी है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका डर्सी लॉ ऑफ फिल्ट्रेशन, ये भी एक थ्योरी है। तो इसमें क्या होता है कि थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन गिव्स आइडियाज़ अबाउट द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एक्सप्लेन बाय द डर्सी। तो साइंटिस्ट थे एक डर्सी। सबसे पहले फिल्ट्रेशन क्या होता है? तो फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने फ़िल्ट्रेशन किया होगा, ट्राइपॉड स्टैंड लिया होगा, फ़नल लिया होगा और फ़िल्टर पेपर लिया होगा, कोई भी सोल्यूशन लिया होगा, उसको फ़िल्टर किया होगा। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में एक साइंटिस्ट थे डर्सी। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो उसमें क्या लिखा था इन्होंने कि साइंटिस्ट डर्सी स्टडी फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इक्वेशन ड्राइव्ड इज़ नोन एज। मतलब इन्होंने फिल्ट्रेशन के ऊपर पहले पढ़ा था, उन्होंने देखा था कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी एक इक्वेशन के फॉर्म में। तो V इज इक्वल टू के ए डेल्टा पी एन एल। ठीक है, तो जहाँ V इज इक्वल टू है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ए है एरिया ऑफ फिल्टर बेड, ठीक है, के है परमेबिलिटी कोएफिशिएंट और डेल्टा पी है प्रेशर डिफरेंस अबव लिक्विड एंड बिलो फिल्टर मीडिया, नीटा जो है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, एल है थिकनेस ऑफ फिल्टर केक। ठीक है, मान लीजिए इसमें ये आपको बताना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप फिल्ट्रेशन जैसे कर रहे हैं वैसे ही बताना है। आप बस उसको इसमें देखना है कि मान लीजिए हम अगर फ़नल का साइज़ थोड़ा बड़ा कर दें तब क्या होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ की विस्कोसिटी कम कर दें, मान लीजिए आपने कोई गाढ़ा पदार्थ लिया है उसको डाइल्यूट कर देते हैं, तब क्या होगा भाई? गाढ़ा है तो वो इजली फ़िल्टर नहीं होगा, और थोड़ा पतला है तो इजली फ़िल्टर होगा। तो यही चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, तो आप क्या लिखिए इसमें, जैसे बस आपको यही दो तीन चीज़ें लिखना है। अगर हम किसी चीज़ पे प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, इफ़ इंक्रीज़ द प्रेशर, ठीक है, अबव द लिक्विड, मतलब लिक्विड पे हम अगर प्रेशर अप्लाई कर दें तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर इफ़ इंक्रीज़ द एरिया, मतलब अगर हम किसी चीज़ का एरिया, मतलब जैसे हम फ़नल का साइज़ बड़ा कर दें तो हम फिर क्या होगा? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर अगर क्या कर दें, इंक्रीज़ द विस्कोसिटी, सॉरी डिक्रीज़ द विस्कोसिटी, इंक्रीज़ द विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी हम क्या कर दें? इंक्रीज़ कर दें, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। ठीक है, और फिर इंक्रीज़ द थिकनेस ऑफ केक, तो डिक्रीज़ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब ये सब अगर आप यहाँ पास ये चीज़ देखिए, जो इसके सामने है वो बढ़ेगा और जो इसके नीचे है वो घटेगा। तो विस्कोसिटी अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा? घटेगा। अगर थिकनेस ऑफ फिल्टर बेड किक करेंगे तो ये भी एक घटेगा। बाकी ये प्रेशर अगर इंक्रीज़ करेंगे, डेल्टा पी है कि प्रेशर करेंगे तो बढ़ेगा, और एरिया अगर इंक्रीज़ करेंगे तो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ये लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां ये है कि डिस्क्राइब इन द ब्रीफ
बॉल मिल के बारे में लिखना है। ठीक है, तो हम फटाफट देख लेते हैं। ये बॉल मिल का स्ट्रक्चर है, आप बना लीजिएगा और फटाफट पढ़ लेते हैं क्या हो। तो सबसे पहले लिखना है आपको, बॉल मिल इज़ द इक्विपमेंट ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता है कि बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड द साइज रिडक्शन है। ठीक है, तो इट इज़ अ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन where the drug is converted into a small particle by the combination of impact and attrition। ठीक है, इम्पैक्ट और एट्रिशन के प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ठीक है, और इम्पैक्ट और एट्रिशन क्या होता है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। इम्पैक्ट मतलब होता है कि इन दिस केस में मटेरियल मतलब हिट किया जाता है, तोड़ा जाता है बाय मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, एट अ हाई स्पीड से मटेरियल को तोड़ा जाता है बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, चाहे वो नाइफ हो, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इम्पैक्ट पे आपका हैमर भी मील भी वर्क करता है। ठीक है, एट्रिशन क्या होता है, इन द केस ऑफ मैकेनिकल प्रेशर अप्लाइड किया जाता है ऑन द मटेरियल बाय मूविंग टू मूविंग सरफेस। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया जाता है बाय टू मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा। मतलब यही है कि अगर बॉल मिल में काफ़ी सारी बॉल्स होंगी तो उसमें मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तब रिजल्ट हमें साइज रिडक्शन का मिलता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये आपने बना लिया होगा और कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं फटाक से क्या क्या लिखना है। तो इस टाइप का आपका कंस्ट्रक्शन होगा, फटाक से लिख सकते हैं। मेटालिक सिलेंडर होगा तो इस कंसिस्ट ऑफ मेटालिक सिलेंडर। ठीक है, विच आर मेड अप स्टेनलेस स्टील होगा। मेटालिक फ्लेम होगा। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ मेटालिक फ्लेम, मतलब इसमें एक मेटालिक फ्रेम पाया जाता है जो मेटालिक सिलेंडर से जॉइंट होता है। फीड इनलेट मतलब जहाँ से ड्रग हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, बॉल्स होती हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट आउटलेट होता है जिसमें हम प्रोडक्ट को आउटलेट करते हैं। तो इसमें यूज़ कैसे करते हैं, वर्किंग आप कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपने इसमें बॉल इंट्रोड्यूस किया, फिर आपने ड्रग इंट्रोड्यूस किया, फिर मोटर को ऑन किया, तो ये सारी बॉल्स क्या होंगी, हाई प्रेशर के द्वारा क्या होंगी, आपस में मतलब टकराएंगी, और टकराने में मटेरियल भी आपस में टकराएगा, बॉल से टकराएगा तो वहाँ रिड्यूस होगा। तो इस प्रकार जब वो रिड्यूस हो जाएगा तो रिड्यूस होने के बाद फिर इसे आउटलेट से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें ये लिखा हुआ है लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे और करंट स्पीड पे। ठीक है, तो फिगर ए में क्या है, लो स्पीड से क्या होगा, साइज रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। हाई स्पीड से तो स्पीड से भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, करंट मतलब नॉर्मल स्पीड से क्या होगा कि बॉल्स आर मटेरियल मैक्सिमम साइज रिडक्शन, मतलब लो से भी होगा लेकिन हाई से इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और मतलब नॉर्मल से आपका मैक्सिमम साइज रिडक्शन होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये ना लिखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले लिख दीजिएगा कि द ड्रग इंट्रोड्यूस इनटू द बॉल मिल में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है, स्पीड रोटेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब स्पीड रोटेशन इसमें इंपॉर्टेंट होती है। एट हाई स्पीड द बॉल विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मील बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के द्वारा बॉल थ्रो होती है, चलती है। एज रिजल्ट द नो साइज रिडक्शन। ठीक है, और यही चीज़ आपको लिखनी है। एट अ लो स्पीड पे द बॉल विल बी स्लाइड और रोल ओवर ईच टूगेदर। ठीक है, एज अ रिजल्ट साइज रिडक्शन टेक प्लेस इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब लो स्पीड पर वेरी स्मॉल क्वांटिटी में साइज रिडक्शन होगा। ठीक है, और एज अ करंट स्पीड में हमको मिलेगा साइज रिडक्शन। ठीक है, करंट स्पीड पे मतलब साइज रिडक्शन होगा, और साइज रिडक्शन ईजिली वे में होगा। तो आपको ऐसे लिखना है। और अगर आप लिखना चाहें तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन लिखिए, वर्किंग प्रिंसिपल लिखिए, कंस्ट्रक्शन लिखिए, वर्किंग लिखिए, बस बाकी चीज़ें मत लिखिए। ठीक है, एडवांटेज जो भी लिखना है एडवांटेज लिख दिए, और
जैसे इट कैन बी प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर रहता है, टॉक्सिक मटेरियल के लिए यूज़फुल है, लार्ज स्केल के लिए यूज़फुल है। ठीक है, ये आप चीज़ें ये आप लिख सकते हैं। सस्टेन रिलीज टैबलेट क्या होती हैं? मतलब ऐसी टैबलेट्स जो अचीव करती हैं सो रिलीज ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग को स्लोली स्लोली रिलीज़ करती हैं और लॉन्ग टाइम तक एक्शन देती हैं। तो इस प्रकार के ड्रग को आप सस्टेन रिलीज ड्रग टैबलेट्स बोल सकते हैं। एडवांटेज क्या है? इट रिड्यूस द ड्रग कंसंट्रेशन फ्लो टेंशन इन द बॉडी, इट रिड्यूस द ड्रग डोज, ड्रग को रिड्यूस करती हैं। इट इम्प्रूव द पेटेंट कंप्लेंट्स, मतलब पेशेंट की कंप्लेंट्स को दूर करती हैं। इट प्रोवाइड द सेफ्टी ऑफ ड्रग, ड्रग की सेफ्टी को इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? चांसेस ऑफ डोज डंपिंग, डिफ़िकल्ट इन द डोज रिट्रीवल, हाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। आप इजी वे थोड़ा सा लिखिए। ठीक है, अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वो लाइनें आप छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो चीज़ें लाइनें लिखिए। नीड पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग, मतलब पेशेंट को अगर ये डोज दी जा रही है तो उसको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा एक्शन करेगी। डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट द डोज ऑफ ड्रग, ड्रग को डोज को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती है। एग्जांपल है पैरासीटामोल सस्टेन रिलीज टैबलेट। ठीक है, इंडापेमाइड सस्टेन रिलीज ड्रग। तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन एक और है, इफरवेशिएंट एक मिनट, इफरवेशिएंट पाउडर, तो हमने पिछली वीडियो में पाउडर के बारे में बताया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है मतलब 3 के बारे में डिफ़ाइन करना है। एलेक्सर है, क्रीम है, वैक्सीन्स है और इन्फ्लेशन। तो एलेक्सर देख लेते हैं फटाफट। एलेक्सर आर क्लियर स्वीटेंट्स एरोमेटिक हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ ओरली, मतलब इसको ओरली यूज़ करते हैं। ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एलेक्सर, जैसे एरोमेटिक एलेक्सर यूएसपी है, पिप्राजीन सेट्रेट एलेक्सर है, बेंजल्डिहाइड एलेक्सर है। ठीक है। टाइप्स ऑफ एलेक्सर मतलब 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेडिकेटेड होता है, दूसरा नॉन मेडिकेटेड होता है। मेडिकेटेड व्हेन द ड्रग एंड सॉल्वेंट आर मिक्स्ड, दिस टाइप ऑफ एलेक्सर इज कॉल्ड द मेडिकेटेड, मतलब हम ड्रग को मिला लें और व्हीकल मतलब कोई भी मिला लें तो उसको बोलते हैं मेडिकेटेड एलेक्सर। और नॉन मेडिकेटेड मतलब उसमें मेडिकामेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। दोज टाइप ऑफ एलेक्सर इज विच हैव नॉट प्रेजेंट द मेडिकामेंट इज कॉल्ड द नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। मेथड क्या है इसमें? यही सारी चीज़ें हैं कि इंग्रेडिएंट कन्वर्टेड इनटू फाइन पार्टिकल बाय यूजिंग मोटार पेस्टल, डिज़ोल्व द व्हीकल। ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें कलरिंग एजेंट डालना हो, फ्लेयरिंग एजेंट डालना हो। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर इफ़ अगर उसमें फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उसको मतलब फ़िल्टर कर लेंगे। ठीक है। फिर मेंटेन लास्ट में वैल्यूम मेटअप कर लेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे सूटेबल कंटेनर में। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें एंटीबायोटिक्स हो सकता है आपका। कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं कि सिरप में और एलेक्सर में क्या डिफरेंस है, तो आप ये इस टाइप का लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पास आपका क्वेश्चन नंबर, तो ये आपका क्रीम्स के बारे में है। अगर आप लिखना चाहें तो क्रीम्स आप लिख सकते हैं। क्रीम आर होमोजेनियस विस्कस इमल्सन ऑफ सेमी कंसिस्टेंसी इंटेंटेड एप्लीकेशन टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रीम आर द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म विच आर अप्लाई ऑन द स्किन्स फॉर प्रोटेक्ट द स्किन्स एंड प्रोटेक्ट द स्किन्स, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं कि इट शुड बी नॉट इरिटेशन, नॉन सेंसिटाइजिंग एंड नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ठीक है। और इट शुड बी कंपेटेबल विथ स्किन के साथ, स्किन के पीएच के साथ एडजस्टमेंट होना चाहिए। इट शुड बी लो विस्कोसिटी, इट शुड बी सेपरेटली, इट शुड बी लिक्विफाई एट अ बॉडी टेम्परेचर। ये कुछ आइडियल क्वालिटीज़ हैं। मतलब आप अगर लिखना चाहें तो नॉट इरिटेंट होना चाहिए, नॉट, ठीक है, नॉट ग्रीसी होना चाहिए, नॉट ईचिंग होना चाहिए, नॉट
मतलब स्टेबल होना चाहिए और इजीली मिल जाए, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। और आप 3-4 लाइनें आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कभी कभी कोई क्रीम होती है हम लगाने पे थोड़ा सा अजीब कंफर्टेबल फील होते हैं, तो ऐसा ना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आप ये भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रीम के बारे में पूछा जाता है, तो आप ये ज़रूर लिखिएगा, कोल्ड क्रीम और वेनेशिंग क्रीम, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इट इज़ अ यूजली डब्लू अपॉन, और मतलब डब्लू का मतलब यहाँ वाटर है, ओ का मतलब है ऑयल है, टाइप ऑफ इमल्सन होता है, ठीक है। लेकिन वेनेशिंग क्रीम में मतलब क्या होता है, इट इज़ अ ऑयल अपॉन वाटर टाइप इमल्सन होता है, ठीक है। इट कंटेन द एब्जॉर्प्शन टाइप्स ऑफ सच एज द वूल फैट बी वैक्स, ठीक है। इट कंटेन्स द इमल्सन बेस इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट होता है। इट कंटेन द स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर, मतलब इसमें जो कोल्ड क्रीम होता है वाटर जो पोर्शन होता है वो कम होता है, लेकिन वाटर पोर्शन जो है विनेशिंग क्रीम में हाई होता है, ठीक है। टिंचर इज़ द ग्रेसी सेमी सॉलिड, मतलब इसकी बनावट जो होगी वो ग्रेसी होगी थोड़ा सा और सेमी सॉलिड होगी। और लेकिन इसमें जो होता है टिंचर, बनावट इसकी जो होगी वाइट होगी, शाइनी होगी और सेमी सॉलिड होगी, ठीक है। विच आर कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल, मतलब कॉस्मेटिक टाइप की होगी, ठीक है। इट इज़ यूज एज ए इमोलिएंट एंड स्किन्स प्रोटेक्ट, मतलब ये हमारे स्किन्स को में प्रोटेक्ट करती है और उसको ड्राई होने से बचाती है, और ये स्किन्स प्रोटेक्टिव होती है एंड फाउंडेशंस क्रीम होती हैं, ठीक है, और अदर कॉस्मेटिक क्रीम्स भी होती हैं। आफ्टर एप्लीकेशन इट गिव्स ऑयली स्टेन, मतलब ऑयली स्टेन देता है आफ्टर एप्लीकेशन इज द वेनेशंस और डिस्पर्स, मतलब कभी कभी ये नहीं दिखती है, वेनेशिंग क्रीम जो होती है वो नहीं दिखती है, ठीक है। इट्स समवॉट डिफ़िकल्ट टू द वॉश आफ्टर यूज़, मतलब इसको धोने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, और ये ईज़िली वॉशेबल हो जाती है, तो आप ऐसे लिख के आ सकते हैं। तो इसमें वैक्सीन्स के बारे में लिखा है, तो वैक्सीन्स आप लिख सकते हैं कि वैक्सीन एज द प्रिपरेशंस कंटेनिंग एंटीजन विच स्टिमुलेंट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एग्जाम्पल क्या है, बीसीजी वैक्सीन, क्वेलेरा वैक्सीन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वैक्सीन इज़ द प्रिपरेशंस कंटेन द एंटीजन, मतलब एंटीजेंट्स के प्रिपरेशंस होते हैं विच स्टिमुलेंट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, हमारी बॉडी में क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, मेंटेन करती हैं, तो उसी के लिए वैक्सीन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर अभी आप बीसीजी वैक्सीन हो और ये कैलरा वैक्सीन है, इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कोविड वैक्सीन्स भी है जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को जनरेट करती हैं और फिर क्या करती हैं, एंटीजन से लड़ने की कैपेसिटी फॉर्म करती है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हमको फ्रीजिंग टाइम के बारे में पढ़ना है। इट इज़ अ नोन एज अ सब्लिमेशन ड्राइंग के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। लाइफोफ्लाइजेशंस क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें इट इज़ अ प्रोसेस फ्रीजिंग टाइम in which moisture present in the material frozen is removed by the sublimation of ice. Ice is converted into vapor form. This is called the लाइपोफ्लाइजेशन। इसका मतलब ऐसे है कि एक प्रोसेस, जब मटेरियल को हम 0 डिग्री से, मतलब पहले मटेरियल को क्या करते हैं, आइस फॉर्म में कन्वर्टेड करते हैं, और आइस फॉर्म में कन्वर्टेड करने के बाद हम उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देते हैं, तो वो क्या होता है, गैस फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, गैस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, और फिर हमें ड्राई फॉर्म में कन्वर्टेड मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को लाइफोफ्लाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यही इसमें लिखा हुआ है गया है। तो ये इस टाइप का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, नहीं हो तो इस टाइप का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो थोड़ा ये ज़्यादा सही रहेगा। सॉरी, स्ट्रक्चर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो हल्का सा दिखेगा, ठीक है। तो बाकी मैं बता दे रहा हूँ, तो इस टाइप का आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ये आपके ट्रेज होंगी, ठीक है, जिसमें आपको ड्रग रखना होगा, मतलब जिसमें आपको मॉइस्चर ड्रग रखना होगा, और यहाँ से ये एक अटैच हो गया हीट कंडेंसर, हीट पाइप होगी,
और यहाँ से एयर आउट होगा, और ये आपका रेफ्रिजरेटर है, मतलब ठंडा करने वाला है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है। और यहाँ पास आपका ये ड्राइंग चैम्बर है, ठीक है, ये आपकी ट्रेज हैं, ये आपका डोर है। तो ये आप प्रिंसिपल लिख सकते हैं कि द फ्रिजी ड्राइंग एंड प्रिंसिपल सब्लिमेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल आर कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर्म में, इस कॉल्ड द सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। एग्जांपल के तौर पर कपूर, जैसे कपूर क्या होगा, अगर उसको हम हीट देंगे तो वो अपना इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है। तो लाइफोफिलाइजेशन प्रोसेस आपने देख ली है। अब इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो रेफ्रिजरेटर होगा, ठीक है, आइसोलेटेड चैम्बर होगा, एयर वेंट होगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, ठीक है, ड्राइंग चैम्बर होगा। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, ये रेक्टिफायर है, आइसोलेटेड चैम्बर है, एयर वेंट है, और यहाँ पास ये आपका ट्रेज है, ये डोर है, और ये ड्राइंग चैम्बर है, ठीक है। तो इसमें वर्किंग कैसे होते हैं, तो सबसे पहले आप अपना जो भी मटेरियल होंगे वो आप इसमें ट्रे में रखेंगे। डोर ओपन किया और ट्रे में रख दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर मतलब डोर को बंद कर देंगे, फिर पास करेंगे बहुत ज़्यादा ठंड। तो इसमें क्या होगा, सारा मटेरियल हमारा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, वो आइस फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सडन हाई टेम्परेचर देंगे, यहाँ से हीट वाला होगा, यहाँ से हीट वाला होगा। तो हाई टेम्परेचर, हीट पाइप है ये, हाई टेम्परेचर देंगे और हाई प्रेशर देंगे, तो जिसमें से इसमें की सारी जो मॉइस्चर है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हमारा जो ड्रग है वो हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ऐसे यूज़ करते हैं इसको। बस नॉर्मल आपको ये डायग्राम बनाना है और आपको लिखना है कि सबसे पहले हमने इसको पुट किया, इसमें सारा मटेरियल अपना पुट किया, फिर उसके बाद उसको हमने कूल रेफ्रिजरेटर की थोड़ा हमने उसको आइस फॉर्म में कन्वर्टेड किया, फिर हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर किया, तो वो हमारा जितना भी इवेपोरेट होने वाला आइस है, जितनी भी आइस है वो इवेपोरेट हो जाएगी और हमारा मटेरियल लास्ट में ड्राई हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। एडवांटेज क्या है, ड्राइंग प्लेट एट अ लो टेम्परेचर, मतलब उसको लो टेम्परेचर पर ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है, यूजफुल ड्राइंग। थर्मो मतलब ऐसे मटेरियल जो ज़्यादा हीट देने पे ख़राब हो जाते हैं, ऐसे मटेरियल को हम लोग इसमें ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। स्लो प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, और आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपका क्वेश्चन नंबर वो कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। दीज आर प्रिपरेशंस हैज़ इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, विच आर यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ आर फॉर डायग्नोसिस पर। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टीज़ होती है और हमारे लिए डिसीज़ को प्रिवेंशन करते हैं और ट्रीट टू प्रिवेंशन करते हैं। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ये आप क्लासिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर इम्यूनिटी को हमारे मेंटेन करते हैं, उसको आप इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन, फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन, फॉर डायग्नोसिस एजेंट, ठीक है। ये आप यहाँ पास जैसे बैक्टीरियल वैक्सीन है, BCG वैक्सीन है, कैलरा वैक्सीन है, ठीक है, पर्टूसिस वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन है। वायरल में बैक्टीरिया से जो बनती हैं, वायरस से जो बनती हैं, और टॉक्साइड्स हैं, एंटीजेंट्स हैं, एंटीटॉक्सिन है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं ऐसे चार्ट बना के। लेकिन इसका हमें स्टोरेज पढ़ना है, तो हम यहाँ पास देख सकते हैं, ये लास्ट में आप ये लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल डाल देते हैं, BCG वैक्सीन्स आर स्टोर इन द लाइट रेजिस्टेंट ग्लास। हमारा लाइट रेजिस्टेंस ग्लास होना चाहिए, जैसे वो जो डार्क कलर का होता है, डार्क एम्बर कलर का होता है, उसको उसमें कंटेनर्स में रखना चाहिए एटा। और 2.8 से मतलब इतना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए इस
टेम्परेचर पर रखना चाहिए, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखना चाहिए। द रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन शुड बी इमिडिएटली आफ्टर इट्स प्रिपेयर, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन शुड बी इमिडिएटली आफ्टर इट प्रिपरेशंस, तो आप ये भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपका पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं और टैबलेट्स हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं फटाक से। तो आप टैबलेट्स के बारे में लिख सकते हैं कि टैबलेट आर सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट और कंटेनिंग मेडिकामेंट, ठीक है। दे आर सर्कुलर शेप्स में हो सकते हैं, ओवल शेप में हो सकते हैं, फ्लैट शेप में होते हैं और बाइकन्वेक्स शेप में हो सकते हैं। टैबलेट्स आर प्रिपेयर विद द कंप्रेस्ड मेथड, कंप्रेस्ड मेथड की सहायता से प्रिपेयर किया जाता है। हैंस इज कॉल्ड द टैबलेट, हैंस कॉल्ड द कंप्रेस्ड टैबलेट भी कहा जा सकता है इसे, ठीक है। एडवांटेज क्या है? टैबलेट आर इजी, मतलब हम आसानी से ले सकते हैं, आसानी से खा सकते हैं। इजी टू डिस्पेंस, देने में आसानी होती है, ठीक है। स्टेबल डोजेस फॉर्म होती है। टैबलेट आर मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डोजेस फॉर्म, शुद्धता में मेंटेन को बनाए रखता है। टैबलेट मतलब इकोनॉमिकल डोजेस फॉर्म होती है, मतलब चीप होती है, ठीक है। टैबलेट्स पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट में आसानी से होती है, ठीक है। और आसानी से हम उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी ड्रग है वो कड़वी है तो उसका स्वाद हम चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर स्वीटिंग एजेंट करके, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि चिल्ड्रन को दिक्कत होती है कभी कभी खाने में, और फिर कभी कभी ये होता है कि हम कंप्रेस्ड करते हैं तो थोड़ा सा ख़राब बन सकती है। इमरजेंसी केसेस में नहीं यूज़ कर सकते हैं हम इसको। डायरिया कंडीशन में नहीं यूज़ कर सकते हैं, वॉमिटिंग कंडीशन में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ हैं, इमरजेंसी केसेस में भी नहीं यूज़ कर सकते, तो ये आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स, इसमें से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ टैबलेट कितनी टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप काफ़ी सारी टाइप्स, कंप्रेस टैबलेट, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, मल्टी लेयर कंप्रेस, सस्टेन एक्शन टैबलेट्स, आयंटरी कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, सिंगल टैबलेट्स, ठीक है। टैबलेट्स यूज इन द ओरल कैविटी, बकल टैबलेट, सबलिंगल टैबलेट, लॉन्जेट टैबलेट, डेंटल कोन्स टैबलेट हो सकती हैं, ठीक है। टैबलेट यूज फॉर अदर रूट इम्प्लांट्स हो सकता है, वजाइनल टैबलेट्स हो सकती हैं। टैबलेट यूज फॉर द प्रिपेयर सोल्यूशन, तो सोल्यूशन टैबलेट्स हो, इफर्वेशन टैबलेट हो सकती हैं, डिस्पेंसिंग टैबलेट हो सकती हैं, हाइड्रोमिक्स टैबलेट हो सकती हैं, ठीक है। ये आप लिख ज़रूर लीजिएगा और चीज़ें ज़रूर पढ़िए एक बार कम से कम, ठीक है। और ये होता है कि टैबलेट कितने मेथड से प्रिपेयर की जाती हैं, तो आप इसका 2 मेथड है। आपका 1 मिनट, अगर आप यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका है क्लासिफिकेशन, ये ज़रूर पूछा जाएगा। जैसे ये है एक्सिपिएंट, तो आप ये एक्सिपिएंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। पढ़िएगा ज़रूर सारा चीज़ें, जैसे वेट ग्रैनुल्स मेथड और ड्राई ग्रैनुल्स मेथड, स्लैगिंग कंपैरिजन मेथड, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि प्रिपरेशंस ऑफ टैबलेट कैसे प्रिपेयर की जाती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सबसे पहले उसमें क्या करना होता है कि आप एक सारे पाउडर्स लेते हैं, उसको कन्वर्टेड उसमें, जैसे आटा होता है, आटे को क्या आटा आप बनाते हैं, फिर उसके बाद एक सीविंग मशीन होती है, उसमें आप ग्रैनुल्स प्रिपेयर करते हैं। ग्रैनुल्स प्रिपेयर करने के बाद आप क्या करते हैं कि एक पंचिंग मशीन होती है, डाई मशीन होती है, उसमें जिस शेप की आपको टैबलेट निकालनी होगी उसमें वो हम क्या करते हैं, वही आटे जैसा वो होता है, उसको उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। और मतलब ट्रांसफ़र करने के बाद आप कंप्रेस करते हैं, तो जिस टाइप की हमें टैबलेट्स चाहिए होगी उस टाइप की हमें टैबलेट्स मिल जाती है। मान लीजिए आपका इस टाइप की अरे आपको टैबलेट चाहिए, तो इस टाइप की हम मान लीजिए इसमें यहाँ से यू किए और यहाँ पास हमने वो उस टाइप की टैबलेट
मिल जाती है। ठीक है, ये डाई है हमारी, इस टाइप की हमारी टैबलेट्स मिल जाती हैं। तो इस प्रकार हम टैबलेट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही आप पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट विच आर इंजेक्ट इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ नीडल एंड सिरिंज। ठीक है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनका यूज़ हम नीडल और सिरिंज की सहायता से हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इस कॉल्ड अ पेरेंटल प्रोडक्ट। ये क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं कि क्या होना चाहिए। दे आर शुड बी फ्री फ्रॉम पायरोजन, पायरोजन से फ्री होना चाहिए। दे आर फ्री फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, डस्ट से फ्री होना चाहिए। कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वही जो हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं उसी को आप पेरेंटल प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, मतलब बोलते हैं। ठीक है, दे हैव एडवांटेज क्या है, या प्रोड्यूस रैपिड एक्शन प्रोड्यूस करता है, इमरजेंसी केसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अनकॉन्शियस बेहोशी में यूज़ कर सकते हैं, और स्मॉल डोज पे भी ज़्यादा इफेक्ट देता है। ठीक है, डायरिया कंडीशन, वोमिटिंग केशन। ठीक है, आईवी रूट से इसको दिया जाता है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है, स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड होता है, स्टेलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है, सेल्फ मेडिकेशन डिफ़िकल्ट होता है, आसान, आपके पास सुई है आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आपका टाइप्स हैं। ठीक है, और ये आपका है कुछ जैसे सोल्यूशन रेडी फॉर इंजेक्शन, मतलब कुछ सोल्यूशंस होते हैं सस्पेंशन रेडी फॉर इंजेक्शन एमएलसी। कुछ ऐसे होते हैं ड्राई सोल्यूशन प्रोडक्ट विच आर डिज़ोल्व, मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि हम पहले उसको उसमें स्टलाइज मतलब वाटर में वो पैकेट डालते हैं, फिर उसके बाद यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार भी यूज़ करके उसको हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं। ये एडिटिव्स हैं, क्या क्या एडिटिव्स होने चाहिए, मतलब वही एक्सिपिएंट कैसे होने चाहिए, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। फिर ये आपसे डिफरेंस पूछ सकता है SCVP और LVP, मतलब स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल डोजेस फॉर्म और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल डोजेस फॉर्म। तो ये 100 ml से कम होती है और ये 100 ml से ज़्यादा होती है। इसे इंजेक्शन बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्यूज़न बोलते हैं। और ये सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल डोज भी होते हैं, लेकिन ये क्या होती है, सिंगल डोज प्रिपरेशंस होती है। इसको दिया जाता है IV, IM, सबक्यूटेनियस रूट्स होता है, लेकिन इसको IV रूट से देते हैं। प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, प्रिजर्वेटिव और नॉन यूज़ होते हैं। ठीक है, बफर आर यूज़, बफर आर नॉट यूज़, आइसोटोनिसिटी इज़ नॉट इसेंशियल, और इसमें इसेंशियल होती हैं। ठीक है, इसमें आप पेरेंटल टेस्ट ज़रूर पढ़ लीजिए, लीकेज टेस्ट, क्लियरिटी टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट और पायरोजन टेस्ट। मतलब लीकेज टेस्ट क्या कह सकते हैं आप कि लीकेज से मतलब आप जैसे एम्प्यूल्स लिए और एम्प्यूल्स को आप एक कंटेनर में भर दें, बड़े से ड्रम में भर दें जिसमें कलरिंग एजेंट हो। मतलब इसमें हमें लीकेज टेस्ट पढ़ना है कि हमारा एम्पूल्स जो बनाया है वो हमारा लीकेज है कि नहीं है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए आप सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा कंटेनर लेंगे, उसमें आप कलर एजेंट डाल देंगे या डाई सोल्यूशन डाल देंगे रेड कलर का। फिर मान लीजिए आपका 10 एम्पूल्स लिया और उसको उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर बड़े वाले कंटेनर को हिलाते हैं। अगर हमारा कंटेनर लीकेज होगा, हमारा एम्पूल्स लीकेज होगा, तो उसमें कलर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लीकेज टेस्ट करते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि लीकेज टेस्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही है, मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा पानी का कंटेनर लिया, उसमें रेड कलर का वो डाल दिया, कलर डाल दिया, फिर उसमें आपने अपना एम्पूल्स ले लिया, 10 ठो एम्पूल्स ले लिया। उसमें देखा अगर कलर हमारे एम्पूल्स में पड़ रहा है तो हमारा लीकेज है, नहीं है तो दूसरा है। फिर हमारा दूसरा है पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्ट क्या करते हैं, मान लीजिए हमने कोई पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनाया और उसको किसी रैबिट पे अप्लाई किया, और अगर उसका मान लीजिए अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारे जो इंजेक्शन में मतलब पायरोजन प्रेजेंट है। पायरोजन मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया हमारे उसमें प्रेजेंट है, और अगर हम उसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ हो रहा है तो मान लीजिए कि हमारे उसमें
हमारे प्रोडक्ट में मतलब पायरोजन नहीं प्रेजेंट है, मतलब बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर तीसरा टेस्ट है स्टेरिलिटी टेस्ट है। तो ये इसमें क्या होता है कि चेक करते हैं कि हमारे वही है कि लिविंग माइक्रोब्स हैं कि नहीं है। तो इसको भी आप स्टेरिलिटी टेस्ट इस टाइप, मतलब पेरेंटल डोजेस फॉर्म मान लीजिए हमने प्रिपेयर कर लिया, फिर उसके बाद उसमें चेक करते हैं कि बैक्टीरिया है कि नहीं है। तो इसको फॉर्म करने के लिए दो मेथड है, डायरेक्ट इनक्यूलेशन मेथड और ब्रेन फिल्टर मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें हमने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट को सबसे पहले कल्चर मीडिया परफॉर्म करते हैं। टेक द स्टेरिलिटी पेट्री डिश और उसमें कल्चर मीडिया परफॉर्म करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं स्टेरिलिटी, मतलब अपने पेरेंटल प्रोडक्ट्स को उसमें ट्रांसफ़र करते हैं और 7 दिन के लिए रख देते हैं। और कल्चर मीडिया मतलब ऐसा मीडियम होता है, अगर मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट में बैक्टीरिया है तो वो हमारे कल्चर मीडिया में हमारे बैक्टीरिया ग्रो होंगे, और अगर हमारे प्रोडक्ट में बैक्टीरिया नहीं होंगे तो हम उस कल्चर मीडिया में प्रोडक्ट बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो 7 दिन के लिए रख सकते हैं। अब ऑब्जर्व करते हैं कि पेट्री डिस्क में अगर इफ़ बैक्टीरिया आर ग्रो इन द कल्चर मीडिया दैट मीन्स प्रोडक्ट आर द नॉट स्टेराइल। अगर बैक्टीरिया का ग्रो हो रहा है तो हमारा प्रोडक्ट स्टेराइल नहीं है। स्टेराइल मतलब होता है क्लियर होना, मतलब इसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होना है। ठीक है, अगर हमारे प्रोडक्ट में कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया नहीं ग्रो हो रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा स्टेराइल है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा वाला मेथड ये कहता है कि सैंपल ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स, मतलब सैंपल लेंगे उसका और उसको फ़िल्टर करेंगे। 0.45 mm का पोरोसिटी होगा, मतलब इसका पेपर लेंगे और उसको फ़िल्टर पेपर को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 मीडियम लेंगे, 2 कल्चर मीडियम लेंगे। एक होगा आपका ये फ्लूइड थाइकोग्लाइक मीडियम और दूसरा होगा आपका सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मीडियम। ठीक है, ये 2 आपके कल्चर मीडिया होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, उस फिल्टर पेपर को डुबो देंगे, दोनों हाफ। ठीक है, ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, मतलब हाफ पेपर इसमें हाफ पेपर इसमें, फिर 7 डेज़ के लिए रख देंगे इतने टेम्परेचर पे इसके लिए। फिर ऑब्जर्व करेंगे अगर हमारा बैक्टीरिया जो है वो ग्रो हो रहा है तो हमारा प्रोडक्ट स्टेराइल नहीं है, और अगर हमारा प्रोडक्ट में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो हमारा प्रोडक्ट स्टेराइल नहीं है। ये फंगी टेस्ट के लिए किया जाता है और ये बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। लास्ट में आपका आता है क्लियरिटी टेस्ट, मतलब उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो पेरेंटल प्रोडक्ट से सैंपल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में हम क्लियरिटी टेस्ट ये होता है कि एक तरफ वाइट होता है एक तरफ ब्लैक होता है। तो वाइट की तरफ देखेंगे तो उसमें अगर कोई फॉरेन पार्टिकल होगा तो हमारा प्रोडक्ट को हमारे आप कह सकते हैं फ़िल्टर कर लेंगे, और अगर मतलब क्लियरिटी टेस्ट हमारा पास नहीं होगा, और अगर हमारा प्रोडक्ट में कुछ भी फॉरेन पार्टिकल नहीं है तो हमारा क्लियरिटी टेस्ट पास हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्लियरिटी टू चेक द क्लियरिटी पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर क्लियरिटी टेस्ट बाय यूजिंग द क्लियरिटी ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड द क्लियरिटी टेस्ट ऑपरेटर। इसमें क्या करते हैं, टेक द सैंपल को लेते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स को, फिर चेक ऑन द क्लियरिटी टेस्ट बाय क्लियरिटी ऑपरेटर्स इन द वाइट साइड में हम करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स विद लाइट इफेक्ट में ऑन करते हैं। इफ़ सैंपल हैव नो प्रेजेंट फॉरेन पार्टिकल सैंपल वाज पास्ड, दैट इज अ पेरेंटल प्रोडक्ट्स ऑब्जर्व क्लियरिटी। इफ सैंपल हैव प्रेजेंट टर्बिटी या फॉरेन पार्टिकल द सैंपल वाज फेल, मतलब सैंपल क्या है, फेल हो जाएगा हमारा। दस इस प्रकार वी आर चेक द पेरेंटल प्रोडक्ट्स। तो ये मैंने अलग से इसलिए बता दिया ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ें। ठीक है, ज़रूरी नहीं मैंने अगर मुझे बताना होता तो मैं वही शॉर्ट टर्म में बता देता। तो इसलिए आप कम से कम 70 से 80% सिलेबस कवर करने की कोशिश करें ताकि आप पास होने के हकदार हों। और 8 से 12 घंटे अगर आप कायदे से पढ़े हैं, पहले आपने पढ़ा हुआ है तो आपका चीज़ें तैयार हो जाएगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी आज 2 दिन का टाइम है, आप चीज़ें पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, आपके अंदर वो हुनर है।
तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए और अपना तैयारी अच्छे से करिए। और ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वाली जितनी भी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको हमेशा हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू सो मच।